नमस्कार। आज हम यूनिट 20 के स्रोतों पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तकनीकी क्रांति। ये देखेंगे कि पिछली कुछ सदियों में, खास तौर पर 18वीं सदी के बाद, तकनीक ने हमारी दुनिया को, हमारे समाज को, हमारे जीने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल दिया है। जी हाँ, और ये बदलाव कोई एकाध क्षेत्र में नहीं हुए। हम खास तौर पर ध्यान देंगे बिजली, संचार और चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्रों में हुए बड़े बदलावों पर। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कैसे हुआ। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ मशीनें या आविष्कार गिनने की बात नहीं है। असल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन तकनीकी बदलावों का असर कितना गहरा था, मतलब हमारी सोच पर, हमारे आपसी संबंधों पर, पूरी दुनिया के जुड़ने के तरीके पर। सही कहा, ये एक तरह से मानव इतिहास के सबसे परिवर्तनकारी दौरों में से एक रहा है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और यूनिट 20 के स्रोतों को बारीकी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 20.1 इंट्रोडक्शन से। ये यूनिट हमें बताती है कि तकनीकी बदलाव सिर्फ नए गैजेट्स या मशीनें नहीं हैं, बल्कि ये समाज, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि राजनीति को भी आकार देते हैं। बिल्कुल, और ये बदलाव अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे एक क्षेत्र में हुई तरक्की दूसरे क्षेत्र के लिए रास्ते खोल देती है। हम देखेंगे कि कैसे भाप की शक्ति ने परिवहन को बदला और फिर कैसे बिजली ने संचार में क्रांति ला दी। तो पहला बड़ा पड़ाव है सेक्शन 20.2 पावर टेक्नोलॉजी और स्टीम, भाप की शक्ति। यहीं से औद्योगिक क्रांति को असल ईंधन मिला है ना। हाँ बिल्कुल, सोचिए शुरुआत में जो स्टीम इंजन बने, जैसे थॉमस न्यूकोमन का इंजन, लगभग 1712 के आसपास, उनका मुख्य काम क्या था? उनका काम था कोयला खदानों से पानी बाहर निकालना। वो बहुत बड़े और उतने कार्यक्षम नहीं थे, मतलब एफिशिएंट नहीं थे। सही, वो बहुत ज्यादा कोयला खाते थे और गति भी धीमी थी, लेकिन वो उस वक्त की जरूरत थे। खदानें गहरी होती जा रही थीं और पानी निकालना एक बड़ी समस्या थी। फिर आए जेम्स वॉट। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जेम्स वॉट। उन्होंने न्यूकोमेन के इंजन को देखा, उसकी कमियों को समझा और उसमें अहम सुधार किए। जी, जेम्स वॉट ने 1760 और 70 के दशक में जो सबसे बड़ा सुधार किया वो था एक अलग कंडेंसर का इस्तेमाल। हाँ, कंडेंसर। इससे क्या हुआ कि इंजन का सिलेंडर बार बार ठंडा नहीं करना पड़ता था। इससे इंजन की एफिशिएंसी, मतलब कार्यक्षमता, कई गुना बढ़ गई। वो कम कोयले में ज्यादा काम कर सकता था और ज्यादा तेज चल सकता था। वॉट का इंजन सिर्फ खदानों तक सीमित नहीं रहा, अब वो कारखानों में मशीनें चलाने के काम आ सकता था, जहां पहले पानी या हवा की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। और पानी और हवा की शक्ति हर जगह हर मौसम में उपलब्ध नहीं होती थी। वॉट के इंजन ने कारखानों को कहीं भी कभी भी चलाने की आजादी दी। ये औद्योगिक क्रांति के फैलाव के लिए बहुत बहुत जरूरी साबित हुआ। तो ये थी भाप की शक्ति, जिसने उत्पादन को एक नई ऊर्जा दी। अब आते हैं सेक्शन 20.3 पर, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट, यानी भाप की शक्ति ने यातायात को कैसे बदला। हाँ, अगर माल और लोगों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता तो औद्योगिक उत्पादन का क्या फायदा। तो परिवहन में क्रांति आना भी लाजमी था। और इसमें सबसे पहले जिक्र आता है स्टीम लोकोमोटिव्स का, सेक्शन 23.1, रेलगाड़ियां। बिल्कुल, शुरुआत में तो स्टीम इंजन पटरियों पर सिर्फ खदानों में कोयला ढोने के काम आते थे, लेकिन फिर जॉर्ज स्टीफनसन जैसे इंजीनियरों ने सोचा कि क्यों ना इसे सवारी और सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जॉर्ज स्टीफनसन और उनकी बनाई रॉकेट, ये नाम याद रखने जैसा है, रॉकेट। 1829 में लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे के लिए हुए एक प्रतियोगिता में ये इंजन जीता था। हाँ, रॉकेट उस समय के हिसाब से काफी तेज और शक्तिशाली था। इसने साबित कर दिया कि स्टीम लोकोमोटिव लंबी दूरी पर भारी बोझ खींच सकते हैं और यहीं से रेलवे युग की असल शुरुआत मानी जाती है। सोचिए, जमीनी यात्रा जो पहले घोड़ा गाड़ियों या पैदल होती थी और जिसमें हफ्ते या महीने लगते थे, वो अब दिनों या घंटों में सिमट गई। व्यापार के लिए, प्रशासन के लिए, सेना के मूवमेंट के लिए और आम लोगों के घूमने फिरने के लिए भी ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने दुनिया को एक तरह से छोटा कर दिया। अच्छा, ये तो हुई जमीन की बात। अब पानी पर चलते हैं। सेक्शन 20.3.2, स्टीम शिपिंग, भाप वाले जहाज। यहां भी कहानी कुछ वैसी है। शुरू में भाप के इंजन छोटे जहाजों, खासकर नदियों पर चलने वाली बोट्स में लगाए गए, जैसे रॉबर्ट फुल्टन का क्लैरमोंट, जिसने 1807 में हडसन नदी पर न्यूयॉर्क से एल्बानी तक का सफर तय किया था।
ये व्यावसायिक रूप से सफल पहली स्टीम बोट मानी जाती है। जी, लेकिन असली चुनौती थी समुद्र पर, जहां लहरें होती हैं, तूफान आते हैं। शुरू के स्टीमशिप ज्यादातर पाल यानी सेल्स पर ही निर्भर रहते थे, इंजन बस सहायक होता था। लेकिन फिर आए इस्बार्ड किंगडम ब्रुनेल जैसे इंजीनियर। ब्रुनेल का नाम भी बड़ा है। हाँ, ब्रुनेल एक विजनरी थे। उन्होंने बड़े लोहे के बने जहाज डिजाइन किए, जैसे ग्रेट वेस्टर्न, जिसने अटलांटिक पार करने की रेगुलर सर्विस शुरू की। और फिर ग्रेट ब्रिटेन 1843 में लॉन्च हुआ। ग्रेट ब्रिटेन ये पहला बड़ा जहाज था जो पूरी तरह लोहे का बना था और जिसमें पाल के साथ साथ स्क्रू प्रोपेलर भी लगा था। ये स्क्रू प्रोपेलर एक बहुत बड़ा इनोवेशन था। पैडल व्हील के मुकाबले ये समुद्र की लहरों में ज्यादा कारगर था और जहाज को ज्यादा तेज रफ्तार देता था। तो लोहे का ढांचा और स्क्रू प्रोपेलर, इन दोनों ने मिलकर समुद्री जहाज़ों को ज्यादा मजबूत, ज्यादा बड़ा और ज्यादा तेज बना दिया। अब वो मौसम पर उतने निर्भर नहीं है। सही। समुद्री यात्रा अब ज्यादा नियमित और अनुमानित हो गई। व्यापार और लोगों का माइग्रेशन, दोनों के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इसी सेक्शन में एक और जरूरी चीज का जिक्र है, हैरिसन का क्रोनोमीटर। जॉन हैरिसन। हाँ, ये नेविगेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। समुद्र में अपनी सही देशांतर जानना बहुत मुश्किल था। घड़ियां समुद्र के माहौल में ठीक से काम नहीं करती थी। हैरिसन ने कई सालों की मेहनत के बाद ऐसी घड़ियां बनाई जिन्हें क्रोनोमीटर कहा गया, जो समुद्र की यात्रा के दौरान भी बिल्कुल सही समय बताती थीं। और सही समय जानने से नाविक अपनी देशांतर का सटीक पता लगा सकते थे। इससे समुद्री यात्राएं ज्यादा सुरक्षित हो गईं और नक्शे भी बेहतर बने। ये छोटी सी देखने वाली चीज ने समुद्री परिवहन पर बड़ा असर डाला। तो हमने देखा कि कैसे भाप ने जमीन और पानी दोनों पर परिवहन की तस्वीर बदल दी। अब आगे बढ़ते हैं एक नई शक्ति की ओर, बिजली। सेक्शन 20.4 इलेक्ट्रिसिटी। बिजली ये 19वीं सदी की दूसरी बड़ी तकनीकी क्रांति थी। अगर भाप ने मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाया, तो बिजली ने संचार और प्रकाश व्यवस्था में क्रांति ला दी। इसकी शुरुआत हुई माइकल फैराडे जैसे वैज्ञानिकों की खोजों से। फैराडे ने दिखाया कि चुंबक और तार के बीच गति से बिजली पैदा की जा सकती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत था। जी, फैराडे का काम 1830 के दशक में हुआ और इसी सिद्धांत के आधार पर बाद में डायनामो या जनरेटर बनाए गए। डायनामो यानी एक ऐसी मशीन जो मैकेनिकल ऊर्जा को, घूमने की ऊर्जा को बिजली में बदल सकती थी। और जब बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करना संभव हो गया, तो फिर सवाल उठा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। दो बड़े इस्तेमाल सामने आए, रोशनी और संचार। रोशनी के लिए थॉमस एडिसन का नाम सबसे मशहूर है। हाँ। 1879 में उनका बिजली का बल्ब। एडिसन का बल्ब। उन्होंने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया, बल्कि पूरा सिस्टम डिजाइन किया। जनरेटर, तार, स्विच, मीटर, एक तरह से बिजली को घरों और सड़कों तक पहुंचाने का पूरा खाका तैयार किया। लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, बिजली की रोशनी को आते ही अपना दबदबा बनाने में समय लगा। गैस लाइटिंग उस वक्त काफी फैली हुई थी और सस्ती भी थी। हाँ, शहरों में गैस लैंप लगे हुए थे, तो बिजली को उससे मुकाबला करना पड़ा। धीरे धीरे बिजली ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा साफ और ज्यादा सुविधाजनक साबित हुई और उसने गैस लाइट की जगह ले ली। बिजली ने न सिर्फ रोशनी दी, बल्कि फैक्ट्रियों में छोटी छोटी इलेक्ट्रिक मोटरें चलाने का रास्ता भी खोला, जिससे उत्पादन और लचीला हो गया। तो बिजली ने हमारे रहने और काम करने के तरीके को रोशन किया, लेकिन शायद इसका सबसे नाटकीय असर हुआ संचार पर। सेक्शन 20.5 कम्युनिकेशंस, आइडियाज, वर्ड्स, इमेजेस। बिल्कुल, यहाँ बिजली ने दूरी और समय की बाधाओं को लगभग खत्म कर दिया। सबसे पहले आया टेलीग्राफ। सैमुअल मॉर्स का टेलीग्राफ, मॉर्स कोड, डॉट्स और डैश की भाषा में बिजली के सिग्नलों को तारों के जरिए भेजना। 1840 के दशक में ये तकनीक आई। सोचिए, पहले संदेश भेजने में घोड़े, जहाज या ट्रेन लगते थे, जिसमें दिन या हफ्ते लगते थे। अब टेलीग्राफ से संदेश मिनटों में हजारों मील दूर पहुंच सकता था। व्यापार के लिए, सरकारों के लिए, अखबारों के लिए ये एक वरदान जैसा था। खबरें तुरंत पहुंच सकती थीं, बाजार के भाव पता चल सकते थे। और इसी जरूरत को देखते हुए देशों के बीच सहयोग बढ़ा। पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन 1865 में बना। इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन 1865, ताकि अलग अलग देशों के टेलीग्राफ सिस्टम आपस में जुड़ सकें। टेलीग्राफ ने शब्दों को तेजी से भेजा, लेकिन आवाज को नहीं। आवाज को भेजने का काम किया टेलीफोन ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, 1876 में टेलीफोन का पेटेंट। हालांकि इसके आविष्कार का श्रेय कई लोगों को दिया जाता है, पर बेल का नाम सबसे ज्यादा जुड़ा है।
टेलीफोन ने तो बातचीत का तरीका ही बदल दिया। अब आप दूर बैठे इंसान से सीधे बात कर सकते थे, जैसे वो आपके सामने ही हो। शुरू में टेलीफोन महंगा था और कम लोगों के पास था, लेकिन धीरे धीरे इसका नेटवर्क फैला और ये व्यापार और निजी जीवन दोनों का अहम हिस्सा बन गया। तो पहले तार के जरिए कोड गए, फिर तार के जरिए आवाज गई। अगला कदम क्या था? बिना तार के वायरलेस कम्युनिकेशन। और यहाँ नाम आता है गिलियर्मो मार्कोनी का। मार्कोनी ने हेनरिच हर्ट्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की खोज का इस्तेमाल करके रेडियो सिग्नल भेजना संभव बनाया। मार्कोनी, और उनका सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन था 1901 में। 1901 जब उन्होंने अटलांटिक महासागर के पार इंग्लैंड से न्यूफाउंडलैंड तक पहला वायरलेस सिग्नल सफलतापूर्वक भेजा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने दिखाया कि बिना तारों के भी लंबी दूरी तक संचार संभव है। इससे समुद्री जहाज़ों से संपर्क रखना आसान हो गया और बाद में इसी तकनीक से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का जन्म हुआ। तो देखिए कैसे 19वीं सदी में ही टेलीग्राफ, टेलीफोन और वायरलेस ने दुनिया को कितना जोड़ दिया था। जानकारी का प्रवाह अभूतपूर्वक रूप से तेज हो गया था। हाँ, और ये सिर्फ विचारों और शब्दों का संचार नहीं था। फोटोग्राफी और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हुए सुधारों से तस्वीरें और छपी हुई सामग्री भी ज्यादा तेजी से और ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी थी। बिल्कुल। अब हम आते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में, सेक्शन 20.6, डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न मेडिसिन्स, आधुनिक चिकित्सा में विकास। 19वीं सदी चिकित्सा के लिए भी एक क्रांतिकारी दौर था। कई ऐसी खोजें हुई जिन्होंने बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत करते हैं बचाव से। एडवर्ड जेनर और चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर 1796 में उन्होंने दिखाया कि काउपॉक्स, गाय को होने वाली चेचक जैसी बीमारी के हल्के संक्रमण से इंसानों को जानलेवा चेचक से बचाया जा सकता है। ये वैक्सीनेशन की शुरुआत थी। चेचक उस समय एक भयानक महामारी थी। जेनर के टीके ने लाखों, शायद करोड़ों जानें बचाईं, और इसने एक सिद्धांत स्थापित किया कि हम शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। फिर आए लुई पास्चर, एक और महान वैज्ञानिक। पास्चर ने साबित किया कि कई बीमारियां हवा में मौजूद बहुत छोटे जीवों, माइक्रोब्स या जर्म्स की वजह से होती हैं। इसे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहते हैं। जर्म थ्योरी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था सोच में। पहले लोग मानते थे कि बीमारियां खराब हवा या असंतुलन से होती हैं। पास्चर ने बताया कि असली दुश्मन ये छोटे कीटाणु हैं। और इसी समझ से दो बड़े फायदे हुए। एक, पास्चराइजेशन, दूध या शराब जैसी चीजों को गर्म करके कीटाणुओं को मारना ताकि वो खराब ना हो और बीमारियां ना फैलाएं। हाँ, पास्चराइजेशन आज भी इस्तेमाल होता है। और दूसरा था एंटीसेप्टिक सर्जरी। जोसेफ लिस्टर ने पास्चर के काम से प्रेरणा लेकर सोचा कि अगर ऑपरेशन के दौरान घावों को कीटाणुओं से बचाया जाए तो संक्रमण रोका जा सकता है। जोसेफ लिस्टर, उन्होंने कार्बोलिक एसिड जैसे एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया ऑपरेशन के औजारों, डॉक्टर के हाथों और घाव पर। इससे सर्जरी के बाद होने वाले इन्फेक्शन और मौतों में भारी कमी आई। तो अब टीके से बचाव हो रहा था, जर्म थ्योरी से बीमारियों की वजह पता चल रही थी और एंटीसेप्टिक तरीकों से सर्जरी सुरक्षित हो रही थी। लेकिन एक और बड़ी समस्या थी, सर्जरी के दौरान होने वाला दर्द। हाँ, दर्द। कल्पना कीजिए, बिना बेहोश किए ऑपरेशन कितना भयानक रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन 1840 के दशक में इसका हल निकला, एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवाएं। 1846 में विलियम मॉर्टन ने बॉस्टन में ईथर का इस्तेमाल करके एक सफल दर्दरहित ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। विलियम मॉर्टन और ईथर, ये एक मील का पत्थर था। 1846। इसने सर्जनों को ज्यादा लंबे और जटिल ऑपरेशन करने की हिम्मत दी, क्योंकि मरीज अब बेहोश और दर्दमुक्त रह सकता था। इसी तरह क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल शुरू हुआ। एनेस्थीसिया ने सर्जरी की दुनिया में क्रांति ला दी। अच्छा, बीमारियों के इलाज में कुछ और दवाएं भी आईं, जैसे मलेरिया के लिए। हाँ, क्विनीन, ये सिनकोना पेड़ की छाल से मिलती थी और मलेरिया के इलाज में काफी प्रभावी साबित हुई। खासकर यूरोपीय शक्तियों के लिए ये बहुत जरूरी थी, जो अफ्रीका और एशिया में अपने उपनिवेश फैला रही थीं, जहां मलेरिया आम था। और बीमारी का पता लगाने यानी डायग्नोसिस में भी कुछ तरक्की हुई। बहुत बड़ी तरक्की। विल्हेम रॉन्टिगन ने 1895 में एक्सरे की खोज की। विल्हेम रॉन्टिगन, एक्सरे 1895, एक्सरे, जिससे शरीर के अंदर की हड्डियां या कोई बाहरी चीज देखी जा सकती थी। जी हाँ, ये चिकित्सा निदान के लिए एक क्रांतिकारी औजार था। डॉक्टरों को अब सिर्फ बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, वो शरीर के अंदर झांक सकते थे। और फिर क्यूरी दंपति का काम, पियरे और मैरी क्यूरी। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की और रेडियम जैसे तत्व को अलग किया,
रेडियम का इस्तेमाल बाद में कैंसर के इलाज रेडियोथेरेपी में होने लगा। मैरी क्यूरी 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली इंसान बनी, वो भी 2 अलग-अलग विज्ञानों में। तो 19वीं सदी के अंत तक चिकित्सा विज्ञान ने बचाव, कारण, इलाज, सर्जरी और निदान हर क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति कर ली थी। बिल्कुल, जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगी थी और कई बीमारियां जो पहले जानलेवा थीं, अब काबू में आने लगी थी। अब हम 20वीं सदी में प्रवेश करते हैं। सेक्शन 20.7 टेक्नोलॉजी इन द 20th सेंचुरी। यहाँ तो रफ्तार और भी तेज हो गई। सरकारों और उद्योगों ने रिसर्च में ज्यादा निवेश किया। और दुर्भाग्य से 2 विश्व युद्धों ने भी तकनीकी विकास को बहुत तेजी दी। हाँ, युद्ध की जरूरतें अक्सर नए और ज्यादा घातक हथियारों और तकनीकों को जन्म देती हैं। हवाई जहाज, टैंक, पनडुब्बी, रेडार, जेट इंजन और आखिरकार परमाणु बम, ये सब युद्धकालीन विकास के उदाहरण हैं। इस दौर में तकनीकी नेतृत्व भी बदला। जहां 19वीं सदी में ब्रिटेन और जर्मनी आगे थे, वहीं 20वीं सदी में खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी पावर बन गया। अमेरिका में विशाल घरेलू बाजार, प्रचुर संसाधन और यूरोप से आए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस बढ़त में योगदान दिया। अब देखते हैं इंडस्ट्री और इनोवेशन में क्या हुआ। सेक्शन 20.7.1 उद्योगों में वैज्ञानिक प्रबंधन का विचार आया, जिसे फ्रेडरिक टेलर ने लोकप्रिय बनाया। इसका मकसद था काम करने के तरीकों का विश्लेषण करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। असेंबली लाइन जैसा हेनरी फोर्ड ने अपनी कार फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया, इसी का एक रूप था। यानी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर मजदूर से वही काम बार बार करवाना, ताकि तेजी और कुशलता आए। हाँ, इसके अलावा नए पदार्थ भी आए। सेक्शन 20.7.2 में आयरन और स्टील में सुधार का जिक्र है। स्टील तो पहले से बन रहा था बेसेमर प्रक्रिया से। 20वीं सदी में क्या नया हुआ? नए एलॉय स्टील बने, मतलब स्टील में दूसरी धातुएं मिलाकर उसे और मजबूत, हल्का या जंगरोधी बनाया गया, जैसे स्टेनलेस स्टील जिसमें क्रोमियम मिला होता है। आज हमारे बर्तनों से लेकर सर्जरी के औजारों तक में इस्तेमाल होता है। और प्लास्टिक? बिल्कुल, 20वीं सदी प्लास्टिक का युग भी कहा जा सकता है। शुरुआती प्लास्टिक जैसे बेकेलाइट पहले आए, फिर नायलॉन, पॉलीथीन जैसे कई तरह के सिंथेटिक प्लास्टिक विकसित हुए, जो सस्ते, हल्के और बहुउपयोगी थे। इन्होंने पैकेजिंग से लेकर कपड़ों और मशीनों तक हर चीज में अपनी जगह बना ली। तो नए प्रबंधन के तरीके, बेहतर स्टील और नए प्लास्टिक ने उद्योगों को और बदल दिया। आप वापस चिकित्सा की ओर चलते हैं। सेक्शन 20.7.3 मॉडर्न मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स। 20वीं सदी में चिकित्सा में सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी एंटीबायोटिक्स की खोज। एंटीबायोटिक्स यानी वो दवाएं जो बैक्टीरिया को मारती हैं, और सबसे मशहूर नाम पेनिसिलिन। जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की, एक फफूंद से। हालांकि इसे दवा के रूप में विकसित करने का श्रेय हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट चेन को जाता है, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लायक बनाया। पेनिसिलिन और उसके बाद खोजी गई दूसरी एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ने बैक्टीरियल संक्रमण जैसे निमोनिया, सिफिलिस, टीबी का इलाज संभव बना दिया। ये दवाएं चमत्कारी मानी गईं। इनके अलावा सल्फर ड्रग्स जैसी और भी एंटीमाइक्रोबियल दवाएं आईं। साथ ही विटामिन की खोज हुई और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों का पता चला। पोषण विज्ञान का विकास हुआ। सर्जरी भी और उन्नत हुई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुरक्षित हो गया। अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की शुरुआत हुई। हाँ, और बीमारियों को समझने का स्तर और गहरा हुआ। इसका एक बड़ा उदाहरण है सेक्शन 20.7.4 द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयास था जो 1990 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा हुआ। 1990 से 2003 इसका लक्ष्य था इंसान के पूरे जेनेटिक कोड यानी डीएनए में मौजूद सभी जीन्स की पहचान करना और उनका नक्शा बनाना। पूरे इंसान का जेनेटिक ब्लूप्रिंट, ये तो बहुत बड़ा काम रहा होगा। हाँ, बहुत बड़ा और महंगा, लेकिन इसने हमें हमारी आनुवंशिकी, जेनेटिक्स के बारे में अभूतपूर्व जानकारी दी है। इससे हमें कई आनुवंशिक बीमारियों के कारणों को समझने में मदद मिली है। और भविष्य में इससे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है कि इस जानकारी से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन विकसित होगी, मतलब हर व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से उसका इलाज। साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन थेरेपी जैसी नई तकनीकों के विकास का रास्ता भी खुला है, जिनसे शायद भविष्य में कई लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव हो सके। ये तो वाकई भविष्य की चिकित्सा की झलक देता है। चलिए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 20.7.5 20th सेंचुरी कम्युनिकेशंस, 20वीं सदी में संचार। यहाँ तो जैसे विस्फोट ही हो गया।
रेडियो, जो मार्कोनी के वायरलेस पर आधारित था, 20वीं सदी की शुरुआत में मास कम्युनिकेशन का पहला बड़ा माध्यम बना। हाँ, रेडियो से संगीत, समाचार, नाटक सब कुछ लोगों के घरों तक पहुंचने लगा। इसने दुनिया को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। फिर आया टेलीविजन। पहले ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर। टेलीविजन ने रेडियो की आवाज में तस्वीरें भी जोड़ दी। ये और भी शक्तिशाली माध्यम साबित हुआ। और इन सबके पीछे थी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरक्की। वैक्यूम ट्यूब्स, फिर ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947। ट्रांजिस्टर बहुत छोटे, सस्ते और कम बिजली खाने वाले थे। ट्रांजिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला दी। इसने छोटे पोर्टेबल रेडियो और सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर के विकास का रास्ता खोला। कंप्यूटर। शुरुआती कंप्यूटर तो बहुत बड़े होते थे, पूरे कमरे जितने। हाँ, EINISC जैसे। लेकिन ट्रांजिस्टर और फिर इंटीग्रेटेड सर्किट IC या चिप के आविष्कार ने कंप्यूटरों को छोटा, तेज और सस्ता बना दिया। माइक्रो प्रोसेसर के आने से पर्सनल कंप्यूटर PC का युग शुरू हुआ। और फिर इंटरनेट, कंप्यूटरों का नेटवर्क जिसने दुनिया भर की जानकारी और लोगों को आपस में जोड़ दिया। जी। और संचार के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल शुरू हुआ। सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट टीवी, GPS। लेजर तकनीक आई जिसने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को संभव बनाया, जिससे बड़ी मात्रा में डेटा तेजी से भेजा जा सकता है। तो टेलीग्राफ से लेकर स्मार्टफोन और इंटरनेट तक संचार तकनीक ने कितनी लंबी दूरी तय कर ली है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सूचना और संचार लगभग तात्कालिक हैं। ये सब 20वीं सदी के तकनीकी विकास की ही देन है। तो ये था यूनिट 20 का एक विस्तृत ब्यौरा। अब आते हैं सेक्शन 20.8 समरी पर। हमने क्या मुख्य बातें सीखी? हमने देखा कि कैसे 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक तकनीकी क्रांति ने कई चरणों में मानव जीवन को बदला। पहले भाप की शक्ति ने उद्योग और परिवहन को बदला। फिर बिजली आई, जिसने रोशनी दी, उद्योगों को नई शक्ति दी, और टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस जैसे संचार माध्यमों को जन्म दिया। चिकित्सा में जेनर, पाश्चर, लिस्टर जैसे लोगों के काम ने बीमारियों से लड़ने का तरीका बदला। एनेस्थीसिया, एक्सरे, एंटीबायोटिक्स और जीनोम प्रोजेक्ट ने इलाज और निदान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 20वीं सदी में हवाई जहाज, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी तकनीकों ने जीवन की रफ्तार और जुड़ाव को और तेज कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे विकास अलग थलग नहीं थे, ये आपस में जुड़े हुए थे। बेहतर परिवहन ने विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान को बढ़ाया। बेहतर संचार ने वैज्ञानिक सहयोग को आसान बनाया। नई तकनीकों ने चिकित्सा को बेहतर उपकरण दिए। और इन सब के पीछे प्रेरक शक्ति क्या थी? इंसानी जिज्ञासा, जरूरतें और समस्याओं को हल करने की इच्छा। बिल्कुल। हर आविष्कार किसी जरूरत को पूरा करने या किसी मौजूदा चीज को बेहतर बनाने की कोशिश का नतीजा था। इस यूनिट में अंत में सेक्शन 20.9 में कुछ एक्सरसाइज भी दी गई हैं, जो सुनने वालों के लिए अभ्यास का अच्छा स्रोत हो सकती हैं। हाँ, उन सवालों पर विचार करने से इस विषय की समझ और पक्की होगी। तो अंत में ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी की युग में जी रहे हैं। ये तकनीकें भविष्य में किस तरह की क्रांति लाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। जैसे पिछली क्रांतियों ने समाज, अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन को गहराई से बदला, वैसे ये नई तकनीकें भी करेंगी, शायद उन तरीकों से जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इनका असर सकारात्मक होगा या नकारात्मक या दोनों का मिश्रण, ये भविष्य ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, तकनीकी बदलाव का ये सफर अभी रुका नहीं है, ये लगातार जारी है। बिल्कुल। और इतिहास को समझना हमें भविष्य के इन बदलावों को समझने और उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा यूनिट 20 तकनीकी क्रांति पर। हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए, खास तौर पर UPSC की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। इस यूनिट को समझने से न सिर्फ आपको इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू की जानकारी मिलती है, बल्कि ये भी समझ आता है कि विज्ञान, तकनीक और समाज कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये समझ आपके मेंस के उत्तरों और निबंधों में गहराई लाएगी। इसे दोबारा सुने, नोट्स बनाएं और यूनिट में दिए गए सवालों पर जरूर सोचें। ज्ञान को आत्मसात करना जरूरी है। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया सुन लो UPSC यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।